कक्षा 12 के 2023 के सैंपल पेपर को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व कर लिए थे। आइए शुरू करते हैं इसे आगे के क्वेश्चन हल करना। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखी हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों की 4 विशेषताएं लिखनी है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं, नंबर 1, ये त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये निर्वात में प्रकाश के वेग से चलती हैं। इन तरंगों की प्रकृति अनुप्रस्थ होती है और इनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इनके अलावा भी इसके और गुण भी हो सकते हैं, तो आप ये 4 इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। हमारे पास 2 पतले लेंस हैं, तो हल इसका लिखते हैं हम। माना 2 लेंस हैं, एक ये है L1, इसका नाम हम L1 दे देते हैं। अब इसमें उत्तल अवतल नहीं कहा है, तो हम इसे पतला लेंस मानकर इसका मुख्य अक्ष है और इसके सामने कोई यहाँ पर इस दूरी पर कोई वस्तु रखी हुई है ए पर, और इससे जो प्रकाश किरण चलेगी इस लेंस के द्वारा अपवर्तित होने के बाद इसका प्रतिबिंब मान लेते हैं कि यहाँ पर बनता है। इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, मान लो ये आई डैश है। लेकिन अगर हम इसी लेंस के लिए बात करें, लेंस के सूत्र से, मैं थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेंस के सूत्र से यदि इसकी फोकस दूरी f1 मान ले और ये दूरी u मान ले और यहाँ पर इस दूरी को v डैश माने, तो 1/f बराबर f1 बराबर 1/v डैश माइनस 1/u। ये लेंस 1 के लिए है। इसी प्रकार जब यहाँ पर दूसरा लेंस रखा जाएगा, तो ये दूसरा लेंस यहाँ रखा जाएगा और ये दूसरा लेंस जब रखेंगे तो जो ये I1 है, ये वाला I1 इस लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और I डैश का प्रतिबिंब फाइनल, इसका प्रतिबिंब अब यहाँ बनेगा। ये मान लो U दूरी पर V दूरी पर बनता है, V दूरी पर। तो अभी वस्तु हमारे लिए I डैश क्या है, हमारे लिए अब वस्तु है, और फाइनल प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब क्या है, अंतिम प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा मान लो आई पर बनता है। अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आई पर। तो दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस की फोकस दूरी यदि f2 हो तो 1/f2 बराबर 1/ यहाँ पर v आएगा माइनस 1/v डैश, क्योंकि u का काम v डैश कर रहा है। इक्वेशन नंबर 2, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, जब इन दोनों समीकरण को हम जोड़ेंगे तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनल बचेगा हमारे पास 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यदि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कैपिटल F मान लेते हैं, F हो, तो इस समीकरण को मान लेते हैं 3। तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हमारे पास है, तो इसके लिए हम लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, क्वेश्चन नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। हम इस आर्टिकल को इस प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि ये मात्र 2 नंबर में है तो इतना सफिशिएंट है। आप चाहे तो इसके चित्र के बारे में भी लिख सकते हैं कि ये दो लेंस हैं L1 व L2 संपर्क में रखे हैं, इनकी फोकस दूरी f1 व f2 है। वो स्टार्टिंग में आप थ्योरी लिख दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, 50 सेंटीमीटर द्वारक के अभिदर्शक लेंस वाले दूरदर्शी की विभेदन सीमा कितनी होगी। अभिदर्शक लेंस पर आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है।
हमें गिवन है, सॉल्यूशन में लिख लेते हैं, द्वारक दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। यदि हम इसे मीटर में कन्वर्ट करते हैं 0.5 मीटर 100 से डिवाइड करके, और जो लैम्डा गिवन है वो दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। 6 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 ये आएंगे तो -7 मीटर। तो इस प्रकार हम डी और लैम्डा हमें गिवन है, विभेदन सीमा हमें निकालनी है। विभेदन सीमा, विभेदन सीमा जो होगी उसका फॉर्मूला होता है 1.22 लैम्डा अपॉन डी। 1.22 लैम्डा का वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन डी जो गिवन है हमें 0.5। अगर 0.5 से इसे 6 को डिवाइड कट करें तो ये आ जाएगा 1.22 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 14.64 इंटू 10⁻⁻7। इस प्रकार हम इसकी विभेदन सीमा को फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्यतिकरण व विवर्तन में अंतर लिखिए। व्यतिकरण और विवर्तन में निम्नलिखित अंतर हो सकते हैं। नंबर 1, व्यतिकरण पर अगर हम लिखें, व्यतिकरण दो कला संबंध स्रोतों से आने वाली प्रकाश तरंगों के अध्यारोपण से होता है। दो कला संबंध स्रोतों से, कला संबंध स्रोतों से, स्पेशल है, दो कला संबंध स्रोतों से। जबकि एक ही तरंगाग्र से आने वाली, विवर्तन जो होता है एक ही तरंगाग्र से आने वाली द्वितीयक तरंगिकाओं के अध्यारोपण से होता है। व्यतिकरण में इसमें सभी जो फ्रिंजें होती हैं, दीप्त फ्रिंजें जो होती हैं समान तीव्रता की होती है, जबकि विवर्तन में दीप्त फ्रिंजें तीव्रता घटती रहती है। चूंकि ये 2 नंबर में था तो इसलिए हम इसे इसमें दो अंतर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन 15 का अथवा का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 15 का अथवा का क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के आपतन कोण विचलन कोण के बीच ग्राफ खींचिए और प्रिज्म द्वारा किस वर्ण के प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। चूंकि हमें आपतन कोण और विचलन कोण, आपतन कोण आई और विचलन कोण डेल के बीच ग्राफ खींचना है, तो कुछ जब हम इसका ग्राफ खींचते हैं तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ आता है। तो आपको इसमें केवल ये ग्राफ बनाना था। और दूसरा उन्होंने पूछा है प्रिज्म द्वारा किस वर्ण के प्रकाश का न्यूनतम विचलन होता है। क्योंकि जब हम प्रिज्म पर कोई प्रकाश किरण डालते हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ से कोई प्रकाश डाला तो ये 7 रंगों में विभाजित हो जाता है कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा विचलन बैंगनी का होता है और सबसे कम विबग्योर, और अगर लिखें सबसे लास्ट में लाल का, तो सबसे कम विचलन होता है लाल रंग का। तो न्यूनतम विचलन लाल रंग का होता है। बस इतना ही हमें लिखना था। ये तो मैंने आपको केवल समझाने के लिए बताया है। इसमें मेन है ये ग्राफ, और इस ग्राफ से अगर देखें तो जो ये न्यूनतम पॉइंट होगा यहाँ पर इस आपतन कोण पर जो विचलन कोण ये होगा इसे बोलते हैं न्यूनतम विचलन। क्या बोलते हैं? न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक रेडियोएक्टिव पदार्थ 500 वर्ष में घटकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ की अर्धायु ज्ञात कीजिए। जो समय गिवन है सॉल्यूशन में लिखते हैं, समय है, कुल समय है ये, इसे हम टी मान लेते हैं, यह 500 वर्ष। प्रारंभिक मात्रा का 1/16 रह जाता है। प्रारंभिक मात्रा अगर यदि हम n मान लें तो अंतिम मात्रा प्रारंभिक मात्रा यहाँ लिख लेते हैं, मात्रा n नोड है, तो अंतिम मात्रा हो जाएगी n बराबर n नोड अपॉन 16। ये अंतिम मात्रा गिवन है। क्योंकि हम जानते हैं n बराबर
एन नोड 1/2 की पावर एन, एन है हमारे पास एन नोड अपॉन 16 और ये एन नोड 1/2 की पावर एन, एन नोड से एन नोड कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर 4 और 1/2 की पावर एन। तो यहाँ से कंपैरिजन करेंगे तो n इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास 4। तो n हमारे पास 4 आ गया, और चूंकि हम जानते हैं टी हाफ जो होता है अर्धायु इजिकल टू टी अपॉन एन, और टी हमारे पास है 500/4, ये इससे कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 125 वर्ष, 125 वर्ष। इस प्रकार हम इसकी अर्धायु की गणना कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 है, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? परिपथ आरेख की सहायता से इसकी कार्यविधि को समझाइए। 2 नंबर का है ये क्वेश्चन, तो सॉल्यूशन में हम करते हैं। क्योंकि हमारे पास एक डायोड है, डायोड हम कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, पीएन संधि डायोड को इस प्रकार से। और यदि हम इस पीएन संधि डायोड को एक ट्रांसफार्मर यदि हम लें, एक ट्रांसफार्मर हमने लिया, प्रत्यावर्ती धारा का ट्रांसफार्मर है ये, और इसकी सेकेंडरी कॉइल के साथ यदि इस संधि डायोड के पी सिरे को ऐड कर दें और एन सिरे को एक लोड प्रतिरोध, ये लोड प्रतिरोध हम लगा लेते हैं, इसे इस प्रकार से लोड प्रतिरोध के साथ जोड़ दें और यहाँ पर आउटपुट ले लें। ये लोड प्रतिरोध RL है, ये C मान लें, ये D पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पर इसका आउटपुट मिलेगा हमें, आउटपुट, और यहाँ पर हमने क्या दिया, ये इनपुट। ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर के ये सेकेंडरी कॉइल के इस सिरे को नाम देते हैं ए और इस सिरे को नाम देते हैं बी। तो इस प्रकार यदि हम किसी डायोड को किसी ट्रांसफार्मर और लोड प्रतिरोध के द्वारा जोड़ दें तो वह अर्धतरंग दृष्टकारी की भांति कार्य करता है। किस प्रकार कार्य करता है, देखो इसकी थ्योरी में यहाँ पे मैं लिखूंगा नहीं, मैं समझा देता हूँ। पहले अर्धचक्र में पहले अर्धचक्र में ए नेगेटिव होगा और बी ए को पॉजिटिव मान लेते हैं बी के सापेक्ष। यदि ए पॉजिटिव है बी के सापेक्ष तो इस सिरे में पी जो होगा, जो पी क्षेत्र होगा वो पी किससे जुड़ जाएगा, प्लस से, और एन किससे हो जाएगा, माइनस से। तो इस प्रकार संधि डायोड जो होगा वो संधि डायोड हो जाएगा अग्र अभिनति में। और अग्र अभिनति में होगा तो इस प्रकार से जब ये पहले अर्धचक्र के दौरान अग्र अभिनति में होगा तो इसमें धारा C से D की ओर प्रवाहित होगी, अर्थात इस परिपथ में हमें धारा प्राप्त होगी। जबकि अगले अर्धचक्र के दौरान, अगले अर्धचक्र में जब A सिरा नेगेटिव और B सिरा पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब P जो होगा नेगेटिव से और N जो होगा पॉजिटिव से जुड़ेगा। और जब N पॉजिटिव से जुड़ता था और P नेगेटिव से जुड़ता था तो डायोड क्या होता था, उत्क्रम अभिनति में होगा। जब ये उत्क्रम अभिनति में होगा तो इस केस में इससे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस प्रकार ये केवल आधे चक्र का ही दृष्टिकरण कर पाता है, इसलिए इसे अर्धतरंग दृष्टिकारी भी कहते हैं। जो अगर हम इसका इनपुट देखें तो इनपुट कुछ इस प्रकार से मिलेगा हमें। इनपुट हमने कुछ इस प्रकार से दिया है, और जबकि ये इनपुट है, यहाँ पर समय ले लें, यहाँ करंट, और जो आउटपुट हमें मिलेगा इसमें तो केवल ये वाला आधे अर्धचक्रों का ही मिलेगा, ये वाले आधे चक्र होगा, जबकि ये वाले आधे चक्र कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये इसका आउटपुट होगा, समय t और ये आई। तो इस प्रकार से हम इसका पूरा आरेख और इसकी पूरी क्रियाविधि को लिख सकते हैं। आप इस क्रियाविधि को जो मैंने समझाया आप इसे अपनी भाषा में या इसे सुनते हुए लिख सकते हैं। इस प्रकार हमारे
2 मार्क्स वाले क्वेश्चन इस पेपर में सॉल्व हो जाते हैं। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।